हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था कौन सा यूनिट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर के बारे में हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, मैटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था, है ना। लास्ट टाइम यही पढ़ा था ना हम लोगों ने। व्हाट इज़ मैटर, क्या बोलो, क्या होता है मैटर? एक ऐसा ऑब्जेक्ट या एक ऐसा सबस्टांसेस जो क्या करते हैं, जिनका कुछ मास होता है और जो कुछ स्पेस घेरते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर कहते हैं। आप लोगों ने ये लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है कि मैटर की जो स्टेट्स होती है वो 3 होती है, जिसे हम लोग कहते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हालांकि मैटर की और भी स्टेट्स आने वाली है, लेकिन वो अभी अप टू डेट नहीं हो चुकी है हमारे इस सिलेबस के अंदर, मतलब अभी वो उनको हम काउंट नहीं करते हैं। तो अभी हम मैटर की 3 ही स्टेट्स को काउंट करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना। तो सॉलिड क्या होता है, जो भी ठोस चीज़ होते हैं। लिक्विड क्या होता है, तुम लोगों को पता है। गैस क्या होता है, ये भी हम लोगों को पता है। और आपको मैंने कल क्या कहा था कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, टाइटली बॉन्डेड होते हैं, जिसकी वजह से इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफ़ी स्ट्रांग होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होने की वजह से सॉलिड में परफेक्ट शेप भी होती है एंड परफेक्ट वॉल्यूम भी होता है ना। अगर हम बात करेंगे लिक्विड की, लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें थोड़ा सा गैप होता है, और अगर इनके बीच में थोड़ा सा गैप है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो इसमें रहेगी वो क्या रहेगी, बोलो, वीक रहेगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर वीक है तो याद रखना इस चीज़ को, लिक्विड का परफेक्ट वॉल्यूम तो होता है लेकिन परफेक्ट शेप नहीं होती है। क्यों? क्योंकि लिक्विड को जिस कंटेनर में हम डालेंगे ये उसी कंटेनर की शेप को एक्वायर करता है ना। तो लिक्विड में परफेक्ट वॉल्यूम होता है बट लिक्विड हैव नो परफेक्ट शेप, है ना। ये बेसिक चीज़ें हैं। और लिक्विड को ही हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, फ्लूइड। और गैस को भी फ्लूइड ही कहते हैं। और गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें काफ़ी डिस्टेंस होता है, उनमें काफ़ी गैप होता है, और इनमें ज़्यादा गैप होने के कारण इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होती है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है ना। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो याद रखना इस चीज़ को। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो क्या है, वो हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेन। क्या है, स्ट्रेन है। देखो स्ट्रेन क्या होता है। अब पहली बात आपको याद रखना है कि जो स्ट्रेन है ना, स्ट्रेन ये भी सॉलिड के अंदर ही, सॉलिड के बारे में ही आप लोगों को पढ़ना है। किसके बारे में, सॉलिड के बारे में। और एक ऑब्जेक्ट, जिस तरह से अगर हम इस डस्टर की बात करेंगे, ये एक सॉलिड चीज़ है मेरे पास, हालांकि उतना सॉलिड भी नहीं है लेकिन सॉलिड है एज कंपेयर टू लिक्विड, एज कंपेयर टू गैस, है ना। तो अगर मैं क्या करूंगा, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट्स को इस तरह से डिफारिंग फोर्स लगाता हूं, या मेरे पास इस तरह से ये चीज़ है ना, तो अगर मैं इसको क्या करूंगा, इस तरह से डिफारिंग फोर्स लगा रहा हूं मैं। और डिफार्मिंग फोर्स क्या होती, सबसे पहले आप याद रखो, डिफार्मिंग फोर्स क्या होता है। आप कहोगे सर ऐसी फोर्स जिसके कारण हम किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, डिफॉर्म करते हैं, है ना। जैसे मेरे पास ये मार्कर है और मैंने इस मार्कर के ढक्कन को डिफारिंग फोर्स लगाकर इस मार्कर की शेप को ही चेंज किया। अगर मैं इसको वापस लाऊंगा तो जिस तरह से ये क्या हो जाएगा, वापस भी नहीं आ जाएगा ये, है ना। अब इसमें क्या पड़ गया, एक डिफेक्ट पड़ गया, है ना। पहले इसकी जो शेप थी वो कुछ इस तरह से थी, लेकिन जब मैंने इसको क्या लगाई, डिफारिंग फोर्स लगाई, तो मैंने जब इसको डिफारिंग फोर्स लगाकर इसकी शेप को चेंज किया, तो मैं बोलूँगा कि मेरा मार्कर जो है ये अंडर स्ट्रेन है। क्या आ गया ये मार्कर, स्ट्रेन। क्यों? क्योंकि इसकी शेप क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। इसी तरह से अगर मेरे पास एक रबर है और रबर की लंबाई अगर 2 सेंटीमीटर है, और अगर आपने रबर को क्या किया, खींचा, इस तरह से फोर्स लगाई, आपने रबर को यहाँ से भी फोर्स लगाई, यहाँ से भी फोर्स लगाई, और रबर की लेंथ जो है वो इतनी बढ़ गई और रबर हो गया 4 सेंटीमीटर आपकी इस डिफारिंग फोर्स से, है ना। तो डिफॉर्मिंग फोर्स से हम लोग क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करते हैं,
है ना, क्या करते हैं, उसकी शेप को चेंज करते हैं। तो मैं बोलूँगा कि अगर जो ही आपने इसको डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई और जो रबर पहले 2 सेंटीमीटर का था, आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के उसको कितना सेंटीमीटर किया, 4 सेंटीमीटर किया, तो मैं बोलूँगा कि ये जो रबर है ना, ये अंडर स्ट्रेन है। क्यों? क्योंकि उसकी शेप क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। तो एक बॉडी को हम तब बोलते हैं कि वो अंडर स्ट्रेन होती है अगर उसके डायमेंशंस में कोई फर्क पड़ता है, जब हम उसको क्या लगाते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं। जैसे आपने किसी भी ऑब्जेक्ट्स को क्या लगाई, फोर्स लगाई, बात आई समझ, तो उस पर कुछ ना कुछ डिफेक्ट जरूर पड़ता है। जिस तरह से चाहे हमारे पास एक रेलवे ब्रिज क्यों ना हो, एक ब्रिज होता है, याद रखना इस चीज़ को, जब इस ब्रिज को हम लोग बनाते हैं, हालांकि ब्रिज जो होता है या तो सीमेंट का बनाया हुआ होता है या तो लोहे का बनाया जाता है ना, लेकिन याद रखो उस ब्रिज की भी कुछ लाइफ होती है। इंजीनियर्स लोग जब उसको बनाते हैं, जब उसको तैयार करते हैं, तो इंजीनियर्स लोग पहले ही इसका लाइफ के बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं कि ये जो ब्रिज हम लोगों ने बनाया, ये कहाँ तक चल सकता है, या तो 5 साल तक, 50 साल तक चल सकता है, या तो मतलब कुछ लाइफ प्रोसेस बताते हैं कि वो कितने साल तक चल सकता है। या तो चल सकता है 50 साल तक, या तो चल सकता है 40। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि जब उस ब्रिज पर कोई भी गाड़ी चलती है, तो एक गाड़ी के चलने से इस ब्रिज पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगती है, और एक गाड़ी चले उसने भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई, दूसरी गाड़ी चली उसने भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई। इस तरह से गाड़ियाँ चलती रहती है और उस ब्रिज पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगती रहती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो पुल टूट जाता है ना, उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि रोज उस पर कौन सी फोर्स लगती है, डिफॉर्मिंग फोर्स लगती है। अब मैंने ये आपको एग्जांपल क्यों दी, क्योंकि आप लोग ये बात नोट रखिएगा, चाहे ऑब्जेक्ट्स कितना भी हार्ड हो या सॉफ्ट हो, उस पर जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगती है तो उस पर कुछ ना कुछ डिफेक्ट पड़ ही जाता है, जिसको फिजिक्स ने क्या कहा, स्ट्रेन। तो एक बॉडी को हम तब बोलते हैं वो उस पर स्ट्रेन पड़ गया अगर उसका डायमेंशंस में कोई फर्क पड़ता है। किसकी वजह से? डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से। और याद रखिए इस चीज को, स्ट्रेन जो होता है ये 3 टाइप्स का होता है, शाबाश। एक होता है लीनियर स्ट्रेन, एक होता है शाबाश वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और तीसरा होता है शीयरिंग स्ट्रेन। बात आई समझ? लीनियर स्ट्रेन क्या होता है, एक बॉडी को हम कब बोलेंगे कि उस पर लीनियर स्ट्रेन पड़ चुका है, अगर उसकी लेंथ में कोई फर्क पड़ता है। बात आई समझ? और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, अगर किसी बॉडी का वॉल्यूम में चेंजिंग आती है जब उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई जाती है। और शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है, कब होता है शेयरिंग स्ट्रेन किसी बॉडी पर, अगर उसकी सिर्फ शेप चेंज हो जाएगी, बल्कि उसके लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना ही उसके डायमेंशंस में कोई फर्क पड़ता है। तो याद रखना उसको क्या कहते हैं हम, शेयरिंग स्ट्रेन। तो याद रखो सबसे पहले लीनियर स्ट्रेन क्या होता है। तो क्या कहा मैंने अभी आप लोगों को, एक बॉडी को हम तब बोलते हैं वो लीनियर स्ट्रेन के अंडर है या उस पर लीनियर स्ट्रेन पड़ा है, अगर उसकी लेंथ में क्या पड़ चुका हो, अगर उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। किसके कारण? डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण। जैसे आपके पास रबर होता है और ये रबर 2 सेंटीमीटर का है, और जो ही आप लोगों ने इसको डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई और ये रबर कितना पड़ गया, ये रबर जो हो गया 4 सेंटीमीटर का, तो मैं कहूँगा कि ये रबर में स्ट्रेन पड़ गया है। लेकिन कौन सा स्ट्रेन? लीनियर स्ट्रेन। और लीनियर स्ट्रेन का दूसरा नाम है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, है ना। तो इस बात को भी नोट रखिएगा, ए बॉडी इज सेड टू बी लीनियर स्ट्रेन इफ इट्स लेंथ चेंज। अगर आपने रबर को बहुत ज़्यादा खींचा तो मे बी कि ये टूट भी सकता है, इसकी लेंथ कम भी हो सकती है। ये नहीं कहना कि सिर्फ लेंथ बढ़ेगी, डिफॉर्मिंग फोर्स से लेंथ कम भी हो सकती है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि एक बॉडी को हम लोग तब बोलते हैं कि वो अंडर लीनियर स्ट्रेन है अगर उसका लेंथ में चेंजिंग आ जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ जो है वो कितनी है, अगर उसकी ओरिजिनल लेंथ जो है वो L है
और यहाँ देखो ये रहा ऑब्जेक्ट और इसकी ओरिजिनल लेंथ जो है ये L है, और जो ही आप लोगों ने इस पर डिफारिंग फोर्स लगाई और इसमें चेंजिंग आ चुका है कितना, डेल L, इसमें चेंजिंग आ चुका, मतलब स्मॉल चेंज आ चुका है इस पर जब आपने डिफारिंग फोर्स लगाई। तो मैं बोलूँगा कैलकुलेट करो फिर लीनियर स्ट्रेन। तो लीनियर स्ट्रेन कैसे कैलकुलेट करते हैं, लीनियर स्ट्रेन इज इक्वल टू कितनी लेंथ चेंज हो चुकी है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, है ना, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। अगर हम बात करेंगे इसके यूनिट की तो याद रखना इस चीज़ को, चेंज इन लेंथ, ये भी लेंथ है ये भी लेंथ है, इसका भी आएगा मीटर इसका भी आएगा मीटर, मीटर मीटर गेट कैंसर। याद रखिएगा लीनियर स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है, क्यों, नो यूनिट, क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये रेशियो होता है सेम क्वांटिटीज का, ये भी लेंथ है ये भी लेंथ है, मीटर मीटर के। तो याद रखना इस चीज को, लीनियर स्ट्रेन हैज नो यूनिट बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। तो बोलो क्या होता है लीनियर स्ट्रेन, एक बॉडी को हम तब बोलते हैं वो अंडर लीनियर स्ट्रेन है अगर उसके लेंथ में क्या पड़ता है, चेंज पड़ता है। इसी तरह से बताओ आप, ये तो आप बता सकते हो व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, एक बॉडी को हम तब बोलते हैं वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के अंडर है अगर उसकी वॉल्यूम में कोई फर्क पड़ता है, अगर उसके वॉल्यूम में कोई चेंजिंग आती है। तो याद रखना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फार्मूला क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, है ना, इस बात को नोट रखिएगा। और ये भी दोनों, ये भी सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो है, इसका भी कोई यूनिट नहीं रहेगा। और तीसरा होता है शियरिंग स्ट्रेन। तो एक ऑब्जेक्ट को हम तब बोलते हैं शियरिंग स्ट्रेन के अंडर होती है अगर उस ऑब्जेक्ट्स की शेप सिर्फ चेंज हो जाएगी, ना ही उसके लेंथ में कोई फर्क पड़ता है ना ही उसके ब्रेड्थ में कोई फर्क पड़ता है, बल्कि उसकी खाली क्या चेंज हो, शेप चेंज हो। जैसे ये मेरे पास एक कॉपी है और अगर मैंने क्या किया, इसको डिफारिंग फोर्स लगाई, ऐसे डिफारिंग फोर्स लगाई, बात आई समझ, और जब मैंने इसको डिफारिंग फोर्स छोड़ दी तो ये वापस आ गया। लेकिन आप लोग देख रहे हो कि इसके शेप में फर्क पड़ चुका है, ये पहले स्ट्रेट था लेकिन डिफारिंग फोर्स लगाने थोड़ा सा एक कर्ड बन गया। तो मैं बोल सकता हूं कि ये कॉपी जो है ये कौन से स्ट्रेन के अंडर है, शियरिंग स्ट्रेन के अंडर है। क्यों, क्योंकि इस कॉपी की शेप क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है विदाउट चेंजिंग इट्स लेंथ, विदाउट चेंजिंग इट्स ब्रेड्थ। मतलब इस कॉपी के एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फर्क किस पर पड़ा, बोलो, फर्क पड़ गया इसको शेप पे, है ना, इस बात को नोट रखना। तो जब किसी ऑब्जेक्ट की खाली शेप चेंज हो जाती है तो हम बोलते हैं वो अंडर शियरिंग स्ट्रेन होता है। और एक बॉडी को हम तब बोलते हैं वो अंडर स्ट्रेन होती है अगर उसका डायमेंशंस में कोई फर्क पड़ता है। अगर लेंथ चेंज हो जाएगी तो हम बोलेंगे लीनियर स्ट्रेन, अगर वॉल्यूम चेंज हो जाएगा तो हम बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और अगर खाली शेप चेंज हो जाएगा तो हम बोलेंगे शियरिंग स्ट्रेन। तो चलिए अब हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रेस। क्या नाम है, स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, अब इस बात को हम समझते हैं। ध्यान रखो बच्चों, अगर मेरे पास ये रबर है, क्या है, रबर है, आप लोगों को पता है कि इस रबर के अंदर से छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इस तरह से, क्योंकि हर एक के अंदर एटम्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। तो ये समझो ये पार्टिकल्स हैं। हम लोग इस टाइम पढ़ रहे हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, अब हमने एक रबर लिया, क्या लिया, रबर। जब आप लोगों ने इस रबर को देखा तो ये ओरिजिनल लेंथ है रबर की। अब अगर आप क्या करोगे, इस रबर को आप खींचोगे, आपने इस रबर को खींचा, दोनों साइड से डिफारिंग फोर्स लगाई, कौन सी फोर्स, बोलो शाबाश, डिफारिंग फोर्स लगाई दोनों साइड से। आपने यहां से वहां की तरफ खींचा, इसको यहां की तरफ खींचा, दोनों साइड जब आपने डिफाइनिंग फोर्स लगाई, आपने क्या देखा, क्या हुआ, अंदर से कुछ इस तरह से हुआ। यहां पर जो पार्टिकल्स पहले छोटा गैप था पहले इनके बीच में, अब ये गैप थोड़ा सा बढ़ जाएगा ऐसे। जो ही आप लोगों ने इस पर डिफाइनिंग फोर्स लगाई ना, तो क्या हो गया, अंदर से जो पार्टिकल्स है उनकी लोकेशन, उनकी पोजीशन क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। और जो ही आप डिफाइनिंग फोर्स लगाते हो ना, अंदर के पार्टिकल्स में क्या बढ़ जाती है, डिस्टेंस बढ़ जाता है। डिस्टेंस बढ़ जाने से क्या हो जाता है, फिर इनके बीच में फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या आप बोलेंगे रेस्टोरिंग फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये पार्टिकल्स
रेस्टोर होना चाहते हैं अपनी शेप में, क्योंकि जब आपने इसको डिफारिंग फोर्स लगाई, डिफारिंग फोर्स लगाने से इन पार्टिकल्स की लोकेशन क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। लोकेशन चेंज हो जाने से इन पार्टिकल्स के अंदर से क्या बनेगी, अब एक फोर्स डेवलप हो जाएगी जिसे हम लोग कहते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। कौन सी फोर्स बोलो, रेस्टोरिंग फोर्स। यहां पर भी रेस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगी, यहां पर भी रेस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगी, इनके बीच में रेस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगी, इन दो पार्टिकल्स के बीच रेस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगी। मतलब इस पूरी लेंथ में कौन सी फोर्स बनेगी, अब रेस्टोरिंग फोर्स बनेगी। यहां पर भी फोर्स बनेगी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। क्यों, ताकि ये पार्टिकल्स, ये रबर फिर से अपनी शेप में आने की कोशिश करेगा, क्योंकि हमने इसको पकड़ के रखा है, डिफारिंग फोर्स हमने लगाई, और जो ही हम डिफारिंग फोर्स छोड़ देंगे तो ये वापस आ जाएगा। वो वापस किस फोर्स के कारण आ चुका है, रेस्टोरिंग फोर्स के कारण वापस आ चुका है। और ये रेस्टोरिंग फोर्स क्यों बनती है, बिकॉज ऑफ दीज पार्टिकल्स जो उसके अंदर होते हैं। ध्यान रखेगा। अब ध्यान रखो, शाबाश। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रेस पढ़ रहे हैं। उसके लिए आपको मैंने क्या कहा, एक रबर है जिसमें इस तरह से पार्टिकल्स हैं, और जो ही आपने इस रबर पर डिफारिंग फोर्स लगाई तो इन पार्टिकल्स की लोकेशन क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। और अब इनके बीच में कौन सी फोर्स लगेगी, रेस्टोरिंग फोर्स लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि ये पार्टिकल्स फिर से अपनी नॉर्मल पोजीशन में आना चाहते हैं, नॉर्मल पोजीशन में आना चाहते हैं। शाबाश। तो यहां पर भी लगेगी रेस्टोरिंग फोर्स, इन दो के बीच में लगेगी रेस्टोरिंग फोर्स, इन दो पार्टिकल्स में रेस्टोरिंग फोर्स लगेगी, यहां पर रेस्टोरिंग फोर्स लगेगी, यहां पर रेस्टोरिंग फोर्स लगेगी, यहां पर रेस्टोरिंग फोर्स लगेगी, है ना। तो इस पूरे रबर के अंदर कौन सी फोर्स बन रही है, रेस्टोरिंग फोर्स बन रही है। मतलब इस पूरी लेंथ में रेस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो रही है। और फिजिक्स हमें कहती है कि रेस्टोरिंग फोर्स जब पूरे लेंथ में बनेगी, जब पूरे एरिया में बनेगी, जब पूरी यहां से लेकर यहां तक रेस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर क्रिएट होगी, और जो रेस्टोरिंग फोर्स इस छोटे से एरिया में क्रिएट होती है, जो रेस्टोरिंग फोर्स इस छोटे से एरिया में क्रिएट होती है, उसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रेस। रेस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड इन ए यूनिट एरिया, कि यूनिट एरिया में जो रेस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होती है, पूरे लेंथ की बात नहीं कर रहा है, ये पूरे एरिया की बात नहीं कर रहा है। ये क्या बता रहा है, जो रेस्टोरिंग फोर्स इस छोटे से यूनिट एरिया में बनती है, उसी रेस्टोरिंग फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। और याद रखो, स्ट्रेस का जो फार्मूला बनता है वो बनता है रेस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। क्या मतलब, रेस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया। इसको कैसे पढ़ते हो आप, रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या मतलब, कि रेस्टोरिंग फोर्स जो प्रोड्यूस होती है यूनिट एरिया में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। बात आई समझ। तो आपसे कोई पूछेगा क्या होता है स्ट्रेस, आप बताएंगे रेस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। मीनिंग कि छोटे से यूनिट एरिया में जो रेस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। और अगर आप बात करोगे, मतलब ये रेस्टोरिंग फोर्स नहीं करेंगे, रेस्टोरिंग फोर्स अगर हम इसके बाद की बात करेंगे, अगर हम इसका एसआई यूनिट की बात करेंगे, तो याद रखिएगा रेस्टोरिंग फोर्स मतलब ये फोर्स है, तो इसका रहता है न्यूटन और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यू कैन से पास्कल। ओके, तो इस बात को नोट रखिएगा। स्ट्रेस क्या होता है, अब रेस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, है ना। तो इस बात को नोट रखिएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो आप लोग स्ट्रेन के बारे में भी जान चुके हो, अब स्ट्रेस के बारे में भी जान चुके हो। अब स्ट्रेन क्या होता है, एक तरह का डिफेक्ट होता है, और डिफेक्ट सभी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर पड़ता है जब हम उसको डिफारिंग फोर्स लगाते हैं। चाहे ऑब्जेक्ट कितना भी हार्ड हो, चाहे ऑब्जेक्ट कितना भी सॉफ्ट हो, उस पर डिफारिंग फोर्स लगाने से डिफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। जिस डिफेक्ट को फिजिक्स ने क्या कहा, स्ट्रेन कहा।
बात आई समझ। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या पढ़ी आप लोगों ने, स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाते हो और उस ऑब्जेक्ट के अंदर से जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच की लोकेशंस क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, और वो पार्टिकल्स फिर से अपनी शेप में आने के लिए रेस्टोरिंग फोर्स बनाएंगे, और जो रेस्टोरिंग फोर्स छोटे से एरिया में लगती है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। और स्ट्रेस का फॉर्मूला बनता है रेस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ओके, और इसको पढ़ते कैसे हैं, रेस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। और बाकी जो हमारे पास है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं होक्स लॉ। और होक्स लॉ क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आज के लिए इतना ही।